कर्नाटक के चित्रदुर्ग में स्थित आईमंगला पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ा थाने का संतरी देखता है कि एक गोवा नंबर की इनोवा गाड़ी थाने की तरफ तेज गति से बढ़ रही है। देखते ही देखते गाड़ी थाने में प्रवेश कर जाती है। गाड़ी रुकती संतरी उससे पास पहुंचता, उससे पहले ही गाड़ी का ड्राइवर अपने हाथ में मोबाइल लिए हुए उस संतरी की तरफ बढ़ता है और कहता है कि सर एक बार बात करिए, हमारे गोवा पुलिस के सब इंस्पेक्टर हैं। संतरी जब उनसे बात करता है, वो सब इंस्पेक्टर कहता है कि इस गाड़ी के अंदर सवार महिला पैसेंजर और उसके पास एक बैग है, हमें शक है कि इसने गोवा में किसी तरह की अपराध की घटना को अंजाम दिया है। आप एक बार इस महिला की और उसके बैग की तलाशी लें। उसके बाद वो संतरी थाने के एसएचओ के पास जाता है। जब एसएचओ ये बात सुनता है, अपनी टीम के साथ उस गाड़ी के पास पहुंचते हैं, साथ में एक महिला कांस्टेबल को भी लेकर आते हैं। उसके बाद उस महिला पैसेंजर को उतारा जाता है। महिला कांस्टेबल उस महिला की तलाशी लेती है। उसके बाद उस महिला के बैग को खोला जाता है। जब वो महिला कांस्टेबल उस बैग के ऊपर रखे कपड़ों को हटाती है तो जो चीज देखती है जोर से चीखती है, चिल्लाती है। साथी पुलिसकर्मी जब उस बैग की तरफ देखते हैं तो उस बैग के अंदर एक 4 साल के मासूम बच्चे की डेड बॉडी, जिसे तोड़ मरोड़ कर रखा गया था, जब ये पुलिस वाले देखते हैं वो भी सहम जाते हैं। यकीनन इस घटना को सुनोगे आप भी हैरान हो जाओगे, परेशान हो जाओगे कि देश की एक ऐसी महिला जो किसी कंपनी की फाउंडर सीईओ है और देश के एथिक एक्सपर्ट में से 100 लोगों में से एक, वेल एजुकेटेड, फिजिक्स ऑनर से ग्रेजुएशन की हुई, संस्कृत से एमए, अपने पति को, जो तलाकशुदा पति थे, उसको परेशान देखने के लिए अपने जिगर के टुकड़े को, अपने कलेजे के टुकड़े की हत्या कर देती है और उसको बैग में डालकर किस तरह से निकलती है, जिसे आप सुनोगे आप परेशान हो जाओगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं एक्स पुलिस अफसर प्रदीप यादव। दरअसल वाकया है 9 जनवरी 2023 यानी कल की बात। कर्नाटक के बेंगलोर की रहने वाली एक महिला संजना सेठ 6 जनवरी को बेंगलोर एयरपोर्ट से फ्लाइट लेती है और गोवा एयरपोर्ट पर उतरती है। वहां से टैक्सी ले कंडोलिंग जो इलाका है उसके अंदर एक होटल में कमरा बुक रखता है, जिस होटल का नाम था सोल बरियान ग्रांड होटल। उसमें पहुंचती है, चेक इन करती है, रूम में जाकर ठहर जाती है। दिन में निकलती, घूम के आती, उसके बाद शाम को वापस अपने कमरे में आ जाती है। 8 तारीख को भी यही रूटीन होता है। 8 जनवरी को वो दिन में शाम को सुबह निकलती है और शाम को जब अपने रूम पर आती है, होटल में चेक इन करती है, अपने रूम में ठहरती है। लेकिन अचानक रात को 10:30 और 11 के बीच वह महिला उस होटल के रिसेप्शन पर फोन करती है और कहती है कि मुझे कुछ ज़रूरी काम है और मुझे अभी निकलना होगा, कृपया मेरे को कर्नाटक के बेंगलुरु के लिए एक टैक्सी हायर करवा दो। होटल का जो रिसेप्शन, जो टूरिस्ट मैनेजर होता है, वो कहता है कि मैडम रात का समय है, आप किस तरह से टैक्सी जाओगे? टैक्सी और कर्नाटक का जो रास्ता वो लगभग 600 किलोमीटर है, महंगा भी पड़ेगा, कॉस्टली भी पड़ेगा, और आप फ्लाइट से चले जाओ। वो महिला कहती है कि आप पैसे की चिंता ना करें, मुझे ज़रूरी है और मुझे टैक्सी से ही जाना, आप टैक्सी हायर कराएं। होटल का जो मैनेजर सोचता है कि तुम्हें क्या है, वो अपने टैक्सी एजेंट से बात करता है, एजेंसी में बात करती है, टैक्सी हायर करता है। लगभग 1 बजे टैक्सी होटल के सामने लगती है। वो महिला अपने बैग के साथ उतरती है, काउंटर पर पहुंचती है। काउंटर पर जो होटल की जो रूम की जो फीस थी वो जमा कराती है और उसके बाद वहाँ पर गाड़ी में बैठती है। होटल के जो कर्मचारी थे वो भी उस महिला का सहयोग करते हैं, उस बैग को उठवाकर उस गाड़ी में रखते हैं। एक कर्मचारी को लगता है कि इस बैग में कुछ ज़्यादा वजन है, लेकिन वो महिला खुश होती है और उन लोगों को टिप देकर वहाँ से रवाना हो जाती है। होटल के सभी कर्मचारी सो जाते हैं। अगले दिन सुबह यानी 9 जनवरी को जब कमरे की साफ सफाई करने के लिए एक सफाई कर्मचारी जब उस होटल में पहुंचता है, उस कमरे में पहुंचता है, तो देखता है कि उसे कुछ जगह पर खून के धब्बे दिखाई देते हैं। वो चौंक जाता है, परेशान हो जाता है, वापस अपने रिसेप्शन पर आता है। मैनेजर से कहता है कि सर, जिस होटल से वो महिला रात को चेकआउट करके गई है उस होटल में कुछ खून के धब्बे हैं। वो मैनेजर भी सोचता है कि कहीं कोई घटना ना हो गई हो। वो भागकर उस कमरे में पहुंचता है। उसी बीच अपने फ़ोन से अपने जो कंडोलिंग जो थाना है, पुलिस स्टेशन है, उसके पुलिस इंस्पेक्टर को, पुलिस को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि सर, हमारे होटल से एक महिला रात 11 बजे चेकआउट करके गई है। जब सुबह हम उस होटल के कमरे को साफ सफाई करने के लिए गए तो हमें लगा कि इस कमरे के अंदर खून के कुछ धब्बे हैं। पुलिस की जो टीम है वो होटल में पहुंचती है, उस कमरे को चेक करती है, उसके बाद पूरी डिटेल लेते हैं। जब वो होटल का मैनेजर बताता है कि रात के 1 बजे वो महिला चेकआउट की है और टैक्सी से कर्नाटक के बेंगलोर गई है, तो जब पुलिस वालों को सबसे पहले शक होता है कि एक महिला जो रात के समय, और वो भी टैक्सी से सफ़र कर रही है, क्योंकि बेंगलोर का रास्ता लगभग 600 किलोमीटर और टैक्सी से लगभग 12 से 13 घंटे का रास्ता था। उसके बाद पुलिस को पहला शक होता है। उसके बाद वो उस रूम की तलाशी लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं लगता। उसके बाद सीसीटीवी कैमरे चेक करने लगते हैं। पहले दिन जब वो महिला कमरे के अंदर है, चेक इन होती है, होटल में चेक इन होती है, उसके साथ एक लड़का होता है जिसकी उम्र लगभग 4 साल थी। अगले दिन में भी ऐसे होता है, वो दिन में जाती है अपने बच्चे के साथ, शाम को अपने बच्चे के साथ ही अंदर आती है।
8 तारीख को भी उसी तरह से बच्चे के साथ गई, लेकिन जब होटल के अंदर चेक इन हुई तब भी बच्चे के साथ हुई। लेकिन जब वो 11 बजे के बाद जब 1 बजे जो उस होटल से चेकआउट होती है तो उसके साथ वो बच्चा नहीं होता है। पुलिस वालों की पहली जो शक की सुई अब घूमने लगती है। अब पुलिस इंस्पेक्टर उस होटल के मैनेजर को कहता है कि वो महिला किस टैक्सी में गई है। तो वो होटल का मैनेजर कहता है कि सर वो टैक्सी थी, उसके ड्राइवर, उस टैक्सी एजेंट का नाम बताता, उस एजेंट से उस टैक्सी के ड्राइवर का नंबर लिया जाता है। अब वो पुलिस इंस्पेक्टर उस टैक्सी के ड्राइवर को फोन करता है और कहता है कि आपके पास जो पीछे सवार जो महिला है, जो पैसेंजर है, उससे बात कराइए। वो पुलिस इंस्पेक्टर उस महिला से बात करता है और कहता है कि मैडम आप इस होटल से निकली हो तो आपके पास आपका बच्चा नहीं था, आप बच्चा कहाँ है? तो महिला कहती है कि मेरा जो बच्चा वो मैंने अपने किसी रिलेटिव के पास छोड़ दिया है। पुलिस वाले सोचते हैं हो सकता है कि उसने उसे रिलेटिव के पास छोड़ दिया होगा। उसके बाद वो एड्रेस बताती है। पुलिस वाले को जो शक है वो थोड़ा कम होता है। उसके बाद पुलिस ऑफिसर वो अपने किसी सिपाही को उस एड्रेस पे, उस पते पर भेजता है। जब वो सिपाही उस पते को ढूंढने की कोशिश करता है, उस इलाके में जाता है, एक के बाद एक मकान चेक करता है, लेकिन जो मकान नंबर, जो जगह उस महिला ने बताई थी वो उस एरिया में कहीं थी नहीं। दरअसल वो जो एड्रेस था वो गलत एड्रेस था। अब वो पुलिस का जो सिपाही था वो अपने इंस्पेक्टर को बताता है, उनकी शक की सुई घूमती है। अब वो ये बात अपने सीनियर अफसरों से इसकी चर्चा करते हैं। अब शक की सुई ज़्यादा घूमने लग जाती है। अब उसके बाद वो पुलिस का जो इंस्पेक्टर था वो उस ड्राइवर को फ़ोन करते हैं और कहते हैं चुपके से, आप कहाँ पहुँचे? वो ड्राइवर कहता है कि सर मैं कर्नाटक के चित्रदुर्ग में पहुंचा हूं, अभी बेंगलोर लगभग 200 किलोमीटर है। अब वो पुलिस इंस्पेक्टर कहता है कि आपको रास्ते में कोई भी पुलिस स्टेशन दिखे आप गाड़ी वहां पर लगा लेना और वहां के किसी सिपाही से या कांस्टेबल से या पुलिस वाले से मेरी बात करा देना। अब वो जो गाड़ी का ड्राइवर था वो कहीं उसको पुलिस स्टेशन नहीं दिखता, इसीलिए वो चाय का बहाना कर एक होटल पर, एक रेस्टोरेंट पर रुकता है, वहाँ चाय पीता है और वहाँ से उसे पुलिस स्टेशन का पता लगाता है। वहाँ के लोग बताते हैं कि कुछ दूरी आगे ही आईमंगला पुलिस स्टेशन है। अब उसके बाद वो जो ड्राइवर वो तेज गति से उस गाड़ी को भगाने लगता है और डायरेक्ट सीधा उस पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता है। वो महिला उस कुछ समझती उससे पहले वो पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता है। पुलिस वालों से बात कराते हैं, उसके चेक करती हैं। जब वो डेड बॉडी देखते हैं पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, उस महिला को अपने कब्जे में लेते हैं। गोवा पुलिस को इस चीज़ के बारे में सूचना देते हैं। अब गोवा पुलिस का सब इंस्पेक्टर कहता है कि साहब इसे आप अपने कब्जे में रहिए कि हमारे क्षेत्र की क्राइम की घटना है और हमारा केस है, हम पहुंचते हैं। इसी बीच गोवा की एक टीम अब चित्रदुर्ग के लिए रवाना हो जाती है। कोर्ट में ट्रांजिट रिमांड पर अब उस महिला को ले जाया जाता है। ट्रांजिट रिमांड बनवाती है, कोर्ट में पेश करती है, अब गोवा के लिए रवाना होती है। और उस लड़के की जो डेड बॉडी है उसे हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया जाता है। उस लड़के के पिता के इसकी सूचना दे दी जाती है कि आपके बच्चे की ये कहानी हो गई, बच्चे की हत्या कर दी गई। उसके बाद उसके पोस्टमार्टम की परमिशन ली जाती है और उसको पोस्टमार्टम के लिए अब हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है। इसी बीच जब वो थाने में पहुंचती है, पुलिस उससे कुछ सवाल करती है। कुछ सवालों का जवाब वो रास्ते में देती है और कुछ सवालों का जवाब वो गोवा पहुंचकर देती है। आखिर जो कहानी थी, जो घटना थी, वो इस प्रकार थी कि कोलकाता की रहने वाली संजना सेठ पढ़ाई में काफ़ी इंटेलिजेंट थी। फिजिक्स से ग्रेजुएशन और संस्कृत से एमए की पढ़ाई कर रखी थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एथिक्स एक्सपर्ट थी और वो अपने करियर बनाने के लिए बेंगलोर आ जाती है। बेंगलोर में ही उसका एक व्यक्ति से संपर्क होता है जिसका नाम है वेंकट रमन, जो केरल का रहने वाला था। वो भी काफ़ी अच्छे रिच परिवार से था। दोनों ने आपसी सहमति से 2010 में शादी कर लेते हैं। वैवाहिक जीवन काफ़ी सुखी चलता है। उसके बाद देखते ही देखते समय बीतता जाता है। 2019 में उन दोनों से एक बच्चे को जन्म होता है। बच्चे को जन्म, वो महिला एक बच्चे को जन्म देती है। लेकिन 1 साल तक तो सब ठीक चलता है, लेकिन किसी बात को लेकर अब उनमें आपसी विवाद होने लगता है, झगड़ा होने लगता है। झगड़ा इस कदर आगे बढ़ जाता है कि मामला कोर्ट में तलाक तक पहुँच गया। तलाक हो जाता है एक समय के बाद, लेकिन कोर्ट उस महिला को ये आदेश देती है कि ये बच्चा तो आपकी कस्टडी में रहेगा, लेकिन इस बच्चे को महीने में 4 डेज मतलब 4 संडे को उसके पिता से मिलने की अनुमति दी जाती है। अब वो उसका जो पिता है वो देखती है कि जब वो संडे को जब उसका पिता उससे मिलता काफ़ी खुश रहता और वो बच्चा भी काफ़ी खुश रहने लगा था। वो महिला इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करती। वो उस अपने पति को, जो पहले जो उसका पति था, उसे खुश नहीं देखना चाह रही थी। वो चाहती है कि किस तरह से इसकी चेहरे पे मायूसी देखी जाए। अगली बार जब वो उसे पता चलता है कि 4 तारीख को जो उसका पति है वो किसी काम से विदेश जा रहा है, जकार्ता में जा रहा है। अब वो 6 तारीख को गोवा की फ़्लाइट बुक कराती है, होटल में आती है। इसी बीच 7 तारीख को संडे भी आ जाता है। अब वो अपने बच्चे के साथ गोवा में ट्रिप पे होती है, घूम रही होती है। संडे का समय होता है, बच्चा इंतजार कर रहा था। अपनी मम्मी से कहता है कि मम्मी आज पापा नहीं आए मिलने। ये बात उसको कहीं नागवार गुजरती है, उसे बर्दाश्त नहीं कर पाती और 8 तारीख के आते आते रात अपने बच्चे को तकिए से गला दबाकर उसकी हत्या कर देती है और उसके बाद उसे बैग में डालती है और
बेंगलोर की तरफ निकल जाती, क्योंकि गोवा उसके लिए एक अनजान जगह था। यहाँ पे उसकी डेड बॉडी को किस तरह से ठिकाने लगाए और गोवा के लिए बेंगलोर के लिए निकल जाती है। उसका पति आता है, उसके बाद उसे सलाखों में भेज दिया जाता है। दोस्तों, मेरा एक कहानी सुनाने का जो मेरा मोटिव था, जो मेरा उद्देश्य था, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, किसी को हाथ पहुंचाना नहीं था। मेरा उद्देश्य था कि आप सतर्क रहिए, सजग रहिए। जय हिंद, जय भारत।